इतिहास से सारे इतिहास लिखे जाएंगे, क्योंकि उनके पूरे हिंदुस्तान उसके नीचे ही उनके नीचे प्लेस करेगा। तो एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लाइव दिखाओ। आराम से बैठ जाए, बाकी इधर है कुछ इधर है, थोड़ा सा और रिलैक्स कर ले पैरों को, गैप कर सकते हैं, रिलैक्स बैठे हैं। ये चाहिए या भेजिए, इतने साथी बगैर मैं के बात कर सकते हैं। सभी को नमस्कार। क्या बात आवाज बिल्कुल स्लो डाउन। एक बार सभी को नमस्कार। थैंक यू। जैसा आचार्य जी ने कहा, मेरा परिचय नाम कुलदीप है, हरियाणा से हूँ, नारनौल और महेंद्रगढ़ मेरा जिला है। कितने लोग जो फ्रेशर है पहली बार आए, पहली बार नेट ऑफ मार्केटिंग में जुड़े ही नहीं, आप सीधा खड़ा करें। बाकी सभी लोग किसी न किसी कंपनी से जुड़े हैं, या काम किया है, या एक्सपीरियंस रहा है किसी न किसी कंपनी का। तो दोस्तों, अगर आप अपने लिए तालियां बजा लें, अपने लिए हरियाणा का टोन है, हरियाणा यूपी का वैसे मेल मिलाप है, भाईचारा है। तो जब खुद की बारी हो तो खुद के लिए तो पीठ थपथपानी हो या शाबाश तो खुद के लिए लेना चाहिए। तो आप सबका स्वागत है इस गोवा के इस पहले सेमिनार में। ये जो सेमिनार है, आप अचंभा करेंगे कि पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि कंपनी जो 4 दिन पहले शुरू हुई थी और आज आगरा जैसे बड़े शहर में वो स्पेशल सिर्फ आपको चंद लोगों के बीच बैठी है। तो आपको किस्मत है कि गोवा फेस टू फेस बात करने आई है, उसके साथ आप लोगों के साथ। अभी तक दूर से लोग देख रहे थे, पर्सनली गोवा किसी के पास नहीं आई। तो आप सभी खुश किस्मत है कि आपके सामने आज गोवा फेस टू फेस, और फेस टू फेस वो व्यक्ति जिसने इस गोवा का मिशन पूरे हिंदुस्तान में फैलाने का जिसने बीड़ा उठाया, जेपी धनखड़ जी का वार्म वेलकम एक बार तालियां बजा के स्वागत करेगा। 20 से 25 साल इस डायरेक्ट सेलिंग को हो गए हिंदुस्तान में, लेकिन इसको नेगेटिव तरीके से देखा जाता है। एक आम आदमी इसको जुड़ने से परहेज करता है, एक आदमी इसको गलत व्यापार मानता है, एक आदमी जिसने इसको शुरू किया था वो इससे जुड़ना पसंद नहीं करता। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? ऐसा ही है। लेकिन फिर एक होप अगर लोगों को मिली है, फिर दोबारा से अगर एक कंपनी आई है, क्योंकि ऐसी बहुत कंपनी आई है, बहुत लाला सेठ लोगों ने कंपनियां शुरू करी, लेकिन ऐसा क्या है कि गोवा के साथ आज पूरा भारत का ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां से कोई डिस्ट्रीब्यूटर, कोई फाउंडर, कोई लीडर हमारे साथ आज गोवा साथ नहीं खड़ा हुआ। क्या कारण है? कोई ना कोई तो रीजन होगा, कोई ना कोई बात होगी। उसका सबसे बड़ा जो कारण है, आदमी अपनी आजादी के लिए आया था, अपने पैसे के लिए आया था, अपनी आर्थिक परिस्थिति को ठीक करने के लिए आया था। लेकिन वो उसको हुआ क्या था, जहां भी वो गया उसको नुकसान हुआ। कहीं फायदा हुआ? नुकसान हुआ। क्योंकि जिस तरीके से आपको बताया गया था कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है डायरेक्ट कंज्यूमर, डायरेक्ट ग्राहक, बीच के बिचौलिए खत्म कर दिए थे, यही समझाया था या कुछ और यही बताया कि जब डायरेक्ट कंपनी से आप कस्टमर जुड़ेगा तो बीच के बिचौलिए खत्म होंगे,
तो आपका कस्टमर है वो सेफ होगा, उसको एक अच्छी क्वालिटी का सामान मिलेगा, एक सही रेट पे मिलेगा। उसको कहा था कि दुकान और शॉप बदलनी है, तो शॉप बदली नहीं बदली लोगों ने? बदली? हाँ या ना में जवाब देना। शॉप बदली, फिर कहा कि सोच बदल ले। उनकी मीटिंगों में गए, सोच भी बदली लोगों ने। सोच और सोच बदलने के बाद भी परिणाम जीरो, कुछ नहीं बदला। फिर कहा कि ग्राहक के बाद कि अगर इसमें थोड़ा समय काम करेंगे तो आपको एक रोजगार का अवसर मिलेगा, एक रोजगार की आपको एक संभावना दिखाई देगी। तो काम भी करके देख लिया लोगों ने। आज 125 करोड़ लोगों में से 10-15 करोड़ लोग इस नेटवर्किंग से जुड़ चुके, पर क्या है रोजगार? कहीं जो था उसके पास उसने वो भी खो दिया। तो जो ये बात कही गई थी डायरेक्ट सेलिंग में, ये कहा गया था कि एक ग्राहक अपना दुकान बदल के, अपनी सोच बदल के अपना जीवन स्तर उठा सकता है, लेकिन उसका स्तर नीचे गया। 25 साल में ये परिणाम तो आ चुका है, नहीं आ चुका? आपके सामने आ चुका है। लेकिन इस परिणाम को चेंज करने का जो बीड़ा उठाया जेपी जी ने, जो बीड़ा उठाया ओवर इंडिया ने, उसका एक सबसे बड़ा कारण था सही डिस्ट्रीब्यूशन का ना होना। सही डिस्ट्रीब्यूशन का ना होना। जब कंपनी और ग्राहक का सीधा संपर्क हुआ था तो सही तालमेल होना चाहिए था। क्या सही कह रहा हूं? सही डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था। आज कभी कहा कि 60% का हिस्सेदार है, कोई 35% का हिस्सेदार है। पहली कंपनी है जिसने 100% का आपको पार्टनर बना लिया। तो एक बार तालियां बता दीजिए कि ओवा का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 100% है। ओवा का जो पूरा मार्केटिंग प्लान है वो 100% डिस्ट्रीब्यूशन, एक हिस्सेदारी आपको दी गई है। तो इसके लिए तैयार है आप पार्टनर कर लिए? बहुत से पार्टनर हमारे हो चुके हैं और आगरा में आपसे रूबरू करने आई है ओवा। तो रूबरू कराया जाए कि वेट कराया जाए? सीधा करा दिया जाए? सिर्फ एक आदमी चाहता है, सारे नहीं चाहते। अभी लोग चाहते हैं एक साथ एक आवाज यस यस। जोरदार तालियों के बीच आप खड़े हो सकते हैं। आप अपनी तालियां बजाएं, जोरदार सीटी भी बजाएं। जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करता हूं ओवा इंडिया के सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर जेपी कंसर्ट। और हमारे कुछ सीनियर साथी बीच में एक बार सरकार वेलकम करेंगे। तो हमारे जितने कोर लीडर हैं, हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर है और कोर साथी है, एक एक गुलदस्ता आप लोगों के लिए है। सर का सम्मान करें। थैंक यू। फोटो सामने से होगी, 1 बाय 1 आप आए। जी हाँ, चल जी, आते रहिए, साथ आते रहिए। आइए सर जी, आइए आइए सर। दिखाओ ना जोर से। यस यस। एक बार सभी ऐसे दिखाएंगे। आपने खाया नहीं है क्या? कपूर का है, ये कर दे वो कमी है। चलो कोई बात नहीं, ले लो ना। थैंक यू लीडर। स्वागत है सर आपका। क्लैपिंग। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद। आप सबका स्वागत है आज के प्रोग्राम में। और प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि हमने एक
क्रांति एक मिशन लेके चले हैं इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। तो लोग बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू। क्योंकि ये जो आज का प्रोग्राम रहेगा ये कोई एमएलएम को डायरेक्ट सेलिंग को नेटवर्क मार्केटिंग को फंसाने वाला बिजनेस नहीं है। आपको जिसने भी इनवाइट किया हो, जिसने भी कॉल किया हो सकता है आपका दोस्त हो, हितैषी हो, शुभ चिंतक हो, क्या कह के बुलाया मुझे नहीं पता, हो सकता है बोला होगा लंच होगा, हो सकता है चाय पानी का प्रोग्राम बोला हो, जो भी बोला हो, अपने दिमाग से सारे एक्सक्यूज पहले से जो प्लानिंग आपके दिमाग में उसको निकाल देंगे बाद, क्योंकि अगले 45 मिनट का मेरा सेशन रहता है। 45 मिनट का हमारा सेशन रहेगा, तो आपके दिमाग में जो भी विचार आए हो अब तक उनको साइड कर दें, क्योंकि भरे हुए गिलास में कभी भी और पानी नहीं डाला सकता और बंद दिमाग में कोई विचार नहीं डाला जा सकता। जब तक अभी बहुत अच्छी बात बोली थी भंडारी जी ने कि इंसान का मस्तिष्क और पैराशूट खुलने के बाद काम करते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन हमें खुद नहीं पता होता है कि हमने अपने पुराने विचारों से, पुराने एक्सपीरियंस से अपने दिमाग को कई बार बंद कर रखा होता है। तो एक क्रांति में आज आपका स्वागत है। जब किसी चीज की अति बढ़ती है तो बदलाव और बगावत होती है, ये सुनो। और आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर इतनी गंदगी बढ़ चुकी है, इतना कीचड़ आ चुका है, इतना लोगों को बर्बाद और लूट लिया है इस इंडस्ट्री ने कि लोग एमएलएम में आना पसंद नहीं करते, डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करना पसंद नहीं करते, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से बचते हैं, फंसने फंसाने का धंधा बोलते हैं इसको, ये सुनो। और ये हुआ भी है। 99.99% लोग बर्बाद हुए हैं। वो जो 0.1% लोग हैं उनकी समाज में कोई इज्जत नहीं है, उनको कोई नहीं पूछता, उनका पड़ोसी उनको नहीं पूछता, और बैंक वाले उनको गाड़ियां तक नहीं देते उनके नाम से, बैंकों में उनके अकाउंट नहीं खुलते उनके नाम से। तो फिर क्यों ऐसा हुआ, जबकि ये इंडस्ट्री बहुत पाक और पवित्र थी, 70-80 सालों से चल रही है, वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी और अवसर पैदा किए, लेकिन भारत में ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे क्या कारण रहे? करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये कुछ सवाल हैं जो आज आपके क्लियर होंगे। किसको करनी चाहिए? यूथ को आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? लेडीज को आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे। लेकिन दोस्त, इस इंडस्ट्री से पहले कुछ बात मैं आपसे करने वाला हूं। ये इंडस्ट्री क्या दे सकती है, क्या नहीं दे सकती, उस पर बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, उस पर भी बात करेंगे। मैं सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं करता, इसके अलावा मेरा जो बिजनेस है, लोगों को सलाह मशवरा देना भी है, लोगों की हेल्प करना भी है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना भी है, उस पर हम बात करेंगे। क्योंकि हमारे बीच में यूथ है, और हमारे बीच में ही नहीं, भारत वर्ल्ड का सबसे ज्यादा यूथ वाला कंट्री है, ये सर नो। और भारत सबसे ज्यादा बेरोजगारी पैदा करने वाला भी देश है। ऑस्ट्रेलिया की जितनी टोटल जनसंख्या है, हमारे से 4 गुना उनका चुनाव वर्ग है। जनसंख्या जितनी ऑस्ट्रेलिया की टोटल है, हर साल भारत एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर लेता है। तो इतने रोजगार देगा कौन? इतने रोजगार आएंगे कहां से? चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सरकार कोई भी हो, एक बात दिमाग में ले आना आज आप, अगर आप रोजगार की तलाश में हैं तो आने वाला समय बहुत खतरनाक होने वाला है। तो उसका क्या समाधान हो गया, क्या क्या समस्या है, उसका हम 45 मिनट बात करेंगे। लेकिन मैं बात तब कर पाऊंगा जब आपको ये ना लगे कि आपको कुछ सिखाया जा रहा है, आपको यहाँ पे कुछ बताने के लिए लेके आए हैं। हर आदमी का अपना एक्सपीरियंस है। तो मैं जानना चाहूंगा, हमारे बीच में टीचर हैं क्या? टीचर हमारे बीच में, हमारे बीच में एडवोकेट है क्या? कोई बंदा LLB कर रखी है परिवार में कोई हो? हमारे बीच में है। डॉक्टर है क्या हमारे बीच में कोई? डॉक्टर नहीं है। बिजनेसमैन काफी है। सरकारी जॉब में हमारे बीच में है। प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हमारे बीच में है। बेरोजगार जिनके पास अभी काम नहीं है। ओके, एक बात मैं और पूछता हूं, अनपढ़ बेरोजगार एक बार बताएं कि अनपढ़ जो कुछ भी काम नहीं करते, अनपढ़ हमारे बीच में कोई बेरोजगार है? दूसरी बात पूछता हूं,
एक भी नहीं है सर। अनपढ़ बेरोजगार नहीं है। अच्छा, पढ़े लिखे बेरोजगार कितने हैं? सारे पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। अनपढ़ बेरोजगार नहीं होता। नोट कर लेना एक चीज आप, अनपढ़ आदमी बेरोजगार नहीं हो सकता। बेरोजगार हमेशा पढ़ा लिखा होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा कारण क्या है? क्योंकि आप लोगों ने जो आज तक पढ़ाई पढ़ी, आप लोगों को जो आज तक बताया गया, वो कहीं ना कहीं मिसगाइड हुए हैं। काम धंधे के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं दोस्त। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शख्स हमने देखे। कल हमने जूस पिया एक रेडी पे, 50 से 60 हजार रुपए का लड़का, 17-16 साल का लड़का 50-60 हजार रुपए कमाता है। मेरे पास हमने एसी लगवाया, इस ऑफिस से दूसरे एसी जो हमने लगवाया दूसरे ऑफिस में, उससे मैंने पूछा कितने हुए, उसने बताया 3500 रुपए। मैंने पूछा आपका नाम प्रदीप, गरीब परिवार से, अनपढ़ था वो। मैंने पूछा दिन में कितना कमा लेते हो? तो वो चुप हो गया। मैंने कहा मैं वैसे पूछ रहा हूँ कितने कमा लेते हो? उसने बताया 3-4 हजार रुपये मैं डेली कमा लेता हूँ। 3-4 लाख मैंने रखी है। अनपढ़। मैंने एज पूछा 22 साल, यानी कि लगभग 50,000 से ऊपर था जी, कम से कम अगर बात करूँ, क्योंकि उससे ज्यादा अजन तो आपको भी नहीं होनी। जबकि सच्चाई यही है, चाहे वो गाड़ियों का मिस्त्री हो, चाहे बाइकों का मिस्त्री हो, चाहे कोई प्लम्बर हो, जो भी अपना बिजनेस करता है वो पैसे वाला है। उस जूस वाले ने जब पैसे खोले, मैंने उसको 200 रुपए का दिया, 140 रुपए काटने थे, 60 रुपए वापस देने थे। जब उसने जेब से पैसे निकाले, 550 के 200 के थे, वापस डाल दिए। दूसरी जेब में हाथ डाल के उसने बंडल निकाला। भाई साहब इतने पैसे 16 साल के लड़के के पास थे, और एक MLM इंडस्ट्री में जो काम करता, सारे महीने, पूरे महीने में नहीं देख पाता इतना पैसा, पूरे महीने में इतना पैसा नहीं देख पाता। गाड़ी को डेंट के लिए दिया, डेंटर से पूछा क्या कमा लेते हो? 8-10 वर्कर रख रखे, अनपढ़ था। और जो वर्कर डेंट कर रहा था गाड़ी के ऊपर, उससे पूछा कि आप पढ़े लिखे हो? उसने बताया जी नहीं मैं अनपढ़ हूँ। मैंने कहा आपके बच्चे? मेरा जी उनको मैंने पढ़ाई जरूर करवानी है, अच्छे स्कूल में एडमिशन करा रखा है। मैं गारंटी देता हूँ आज उसका लड़के बेरोजगार हैं। पहले उसने अपने बच्चे की फीस दी, आप अपने पोतों पोतियों की फीस देगा। अनपढ़ आदमी तो खर्चे चला रहा है, पढ़ा लिखा बेरोजगार है। तो आज ये जो सेशन रहेगा दोस्त, आपके दिमाग के वास्तव में ढक्कन खुलेंगे, ये मैं गारंटी और दावे के साथ बोलता हूँ। आज 26 सितंबर, राइट, 26 सितंबर 2021 को जो शख्स इस हॉल में बैठा है, लिख लें आप एक बात को, ये दिन आपकी जिंदगी का यादगार दिन रहेगा आज तक का। तो एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। जब आप ताली बजाते हो, आप खुलते हो। बार बार आपने एक बात नोट करना, किसी भी MLM कंपनी के प्रोग्राम में चले जाएं, किसी भी सेमिनार में चले जाएं, ताली क्यों बजवाई जाती है बार बार? अलग अलग उदाहरण देके, अलग अलग एग्जाम्पल देके एक्साइटमेंट क्यों पैदा की जा रही है? ताली क्यों बजाई जा रही है? इसके पीछे कारण क्या है? लॉजिक समझा आपने कभी? आप मैम आगे आ जाइए। विकास जी मैम को दे दे, आप मैम से उधर हो गए। उसके पीछे कारण क्या है जो ताली बजवाई जा रही है? दोस्तों हमारे जो हैं साइकोलॉजिकली, मैं आपको बताऊं, कारण तो बहुत सारे हैं। बोलते हैं कि ताली बजाने से क्या होता है, हाथ में गर्माहट आती है, और ज्यादा ताली बजाते तो खुजली होती है, और जब हथेली में खुजली होती है तो पैसा आता है। ऐसा भी उदाहरण बताया जाता है। मैं भी हो, रामदेव कहते हैं जब ताली बजाते हैं तो एक्यूपेंचर से जितने भी पॉइंट होते हैं कहीं ना कहीं वो जाने अनजाने में दबते हैं। दूसरी चीज क्या होती है, आपका रक्त तेज होता है, एक्साइटमेंट पैदा होती है। ये कुछ कारण है, लेकिन इससे बड़ा कारण जो किसी ने आज तक नहीं बताया, ये किताबों में लिखा हुआ है। हमारे 2 ब्रेन होते हैं, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन। होते नहीं होते? राइट अलग होता है, लेफ्ट अलग होता है, और ये क्रॉस में काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? क्रॉस में काम करते हैं। जब किसी की बॉडी को लेफ्ट साइड लगवा लगे, इसका मतलब क्या है कि उसका राइट ब्रेन ने काम करना छोड़ दिया, तब जाकर वो लेफ्ट में। और अगर राइट पार्ट्स काम करना छोड़े बॉडी का, तो लेफ्ट ब्रेन ने काम करना छोड़ दिया। क्रॉस में काम करता है दिमाग। और इसके भी 5 पार्ट होते हैं। फ्रंट का अलग होता है, ये अलग अलग 5 इसके पार्ट अलग अलग होते हैं। दोस्त लेफ्ट और राइट ब्रेन की अगर मैं बात करूं, इंसान का दिमाग एक वक्त पर एक काम करता है। जब मैं बोलूंगा राइट हैंड ऊपर जाए तो क्या होगा, इसने ऑर्डर इसको दिया, एक वक्त में एक ही हाथ काम करता है। अब मैं आपसे पूछूंगा, इसका प्रैक्टिकल उदाहरण देखें। कुछ लोगों के दिमाग दोनों एक साथ काम करते हैं, वो साइंटिस्ट होते हैं, वो बिजनेसमैन होते हैं, या कोई बाय बर्थ ऐसा होता है। तो एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि आपके दोनों ब्रेन काम करते हैं, राइट लेफ्ट अलग अलग करता है। हाथ ऊपर करेंगे एक बार,
दोनों उंगली देखे एक बार आप ऐसे ले लें सामने, आगे घुमाएं क्लॉकवाइज, दोनों घूम रही हैं, राइट, घूम रही है ना। अब वापिस राइट, सबकी घूम रही है। अब एक काम कीजिए, एक को आगे एक को पीछे घुमाइए, एक को आगे एक को पीछे। अब इसको भी वापस कर दीजिए, एक को आगे एक को पीछे, एक को आगे एक को पीछे, एक को आगे एक को पीछे। चलो ऐसा नहीं हो पा रहा तो दूसरा कर लीजिए। दोनों हाथ उठाए, एक से आपने क्या करना है, गोल, और एक से सिक्योर, एक से गोल एक से स्क्वायर बनाइए। ऐसा तो यहाँ आप ही कर पा रहे हो, हम भी नहीं कर रहे। इसके पीछे कारण है, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे बच्चे भी कर लेते हैं। इसके पीछे एक ही कारण है, प्रैक्टिस। ऐसा कोई काम नहीं है। 16 स्किल्स होती हैं और 16 स्किल्स सारी की सारी सीखी जा सकती है। यस और नो? बस एक कमिटमेंट अंदर से हो, एक एनर्जी अंदर से आए और एक जिद आ जाए अंदर से कि मैं ये कर सकता हूं। विश्व विजेता संग्राम सिंह, अब भाई लकवा लग गया था, डॉक्टर ने बोला था कि ये अपने पैर से अपनी 4 पैसे खड़ा नहीं हो सकता जिंदगी में। डिस्क की प्रॉब्लम हुई, सूख के ऐसा हो गया था जी। संग्राम सिंह विश्व विजेता, जो कि हमारे रोहतक के पास महम गांव का है। उसको लगा, कुछ दिन बेड पे रहा, परेशान हो, उसने लगा मर ही तो जाऊंगा। खड़ा हुआ और रात को 2 बजे खड़ा होके स्टेडियम में गया जहां पर पहले एक्सरसाइज करता था। उसने लगन बनाई कि दिन में तो मम्मी पापा उठने नहीं देंगे, रात को 2 बजे उठता और 4 बजे तक एक्सरसाइज करके आता। धीरे धीरे एक लगन हुई और आज वही लड़का जो कभी जिंदगी में खड़ा नहीं हो सकता था, साइंस ने बोला था, आज वो विश्व विजेता है। मैरी कॉम को आप देख लीजिए, बोला था कि ये कुछ नहीं कर पाएगी, रिकॉर्ड बनाया। अरुणिमा सिन्हा जी को देख लीजिए, और अरुणिमा सिन्हा को जब आप सर्च करें गूगल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तो आपको पता लगेगा। जानते हैं आप अरुणिमा सिन्हा यूपी के एक छोटे से गांव की लड़की, गांव का नाम मुझे नहीं ध्यान है, लेकिन वो गेम के लिए बाहर जा रही थी, दिल्ली जा रही थी, और चैन स्नेचरों ने चैन खींचने के चक्कर में, छीनने के चक्कर में, और उसने फाइट किया, क्योंकि स्पोर्ट्स मैन या वुमेन जो होते हैं, जिद होती है, ऐसे कैसे कोई छीन लेगा। तो उन्होंने क्या किया, उसको धक्का दे दिया, और सामने से दुर्भाग्य था कि ट्रेन दूसरी आ रही थी, और ट्रेन ने धक्का मारा और उसके पैर के ऊपर से ट्रेन गुजर गई। दोस्तों बताया जाता है कि लगभग 40 से 42 ट्रेनें रात को गुजरी, वो बीच में पटरी पड़ी हुई थी, उसका पैर कट चुका था, और चूहे सुबह कुतर रहे थे उसके पैर को, वो देख रही थी, हिल नहीं पा रही थी, सुन हो गया था बॉडी, दर्द खत्म हो गया था। सुबह गांव वाले आए, देखा, एडमिट कराया गया एम्स के अंदर, और डॉक्टर ने बोला कि अब जिंदगी में नहीं खड़ी सकती। इसके अंदर तो मल्टीपल फ्रैक्चर थे और एक टांग शरीर से अलग थी, लेकिन उसने जिद लगाई कि अब कुछ ऐसा करना है कि दुनिया देखेगी कि मैंने कुछ करके दिखाया, और उसने एवरेस्ट को फतेह किया। थैंक यू सर। और ना सिर्फ एवरेस्ट को फतेह किया, बल्कि विश्व की 3 हाई पीक को वो अचीव कर चुकी है। दोस्तों जब आपको लगे कि मैं नहीं कर सकता, जितनी भी बायोपिक बनी हुई हैं उनको आप जरूर देखिए, जितनी भी, चाहे वो सचिन तेंदुलकर की है, चाहे MS धोनी जी की है, चाहे वो मिस मैरी कॉम की है, चाहे वो हॉकी है, चाहे वो चक दे इंडिया है, जितनी ये फिल्में बनी हुई हैं बायोपिक, इनको देखने से क्या आता है, आपको ये पता लगता है कि मैं कर सकता हूँ। चाहे वो सुपर 30 है, सुपर 30 देखा, खून पानी आ गया कि ऐसे ऐसे आदमी, इतनी बड़ी पढ़ाई इन्होंने कर दी, लैंप के नीचे पढ़ने वाले IPS IAS अधिकारी बन गए, कूड़ा उठाने वाले, कचरा साफ करने वाले, सड़क साफ करने वाले। यानी कि उससे क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर एक पावर होती है। इस और नो? हमने देखा है सत्संगों के अंदर, ओशो जी बताते थे कि जब ओशो सत्संग करते थे तो डांस करवाते थे, उसमें जो बीमार होते थे, अपाहिज होते थे, वो डांस करने लग जाते थे। उनको ये नहीं पता था कि तुम हो कहाँ। तो ये साइंस भी मानती है कि आपके दिमाग के अंदर कुछ ताकतें हैं। मैंने सुनी एक बात, सच है झूठ है मुझे नहीं पता, कि एक बार क्या हुआ, एक ट्रैक्टर रोड पे चल रहा था, उसके मम्मी पापा बैठे हुए थे, एक लड़का चला रहा था, ट्रैक्टर पलट गया, और वो जो ड्राइवर था लड़का, वो ट्रैक्टर के नीचे दब गया। आस पास में कोई बुलाने वाला नहीं था, उसके बूढ़ा बूढ़ी माँ बाप थे। उन्होंने जब देखा कि लड़का मर रहा है तो दोनों ने ट्रैक्टर को उठा के पलट दिया। अब आपको ऐसा नहीं हो सकता, जबकि साइंस बोलती कि ऐसा
हो सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर कई बार ऐसी एनर्जी आती है जो आप नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आप चाहते हो जिंदगी में सफल होना, तो सबसे पहले तो आपको ठानना पड़ेगा कि मैं हो सकता हूं। फिर आपको कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। मैं नहीं कहता कि हमारी कंपनी मिल गई, मैं ये नहीं बोलता कि आज ही मिल जाएगा, लेकिन कम से कम एक अंदर एक डिसीजन लीजिए कि मुझे कुछ बेहतर करना है। रटी रटाई जिंदगी या लीक पे नहीं चलना। तो उसके लिए आप सब आज इस हॉल में आए हैं। आज का जो 40 मिनट हमारी रहेंगी, 5 मिनट जा चुकी, इस 40 मिनट के अंदर ऐसे कई सवालों से पत्ते खुलेंगे जिसको आपको लगेगा कि यस, मुझे इसमें आके बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों, ऐसी ट्रेनिंग है 5-5, 10-10 हजार, 50,000, लाख रुपए देकर लोग लेते हैं। जितने बड़े अमीर आदमी हैं वो अपने लड़कों को, अपने बच्चों को, अपने बेटों को ऐसी ट्रेनिंग दिलवाते हैं। चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, या बाहर जाते हैं और ऐसे प्रोग्राम अटेंड करते हैं जिससे एक अंदर एक चिंगारी धधके कि मैं और उसे बेहतर करूं। तो दोस्तों, आज अपना सेशन शुरू करते हैं। नाम जेपी धनखड़, रोहतक के पास छोटा सा गांव है, करोथा का रहने वाला हूं। आपकी ही तरह मैं भी जैसे तैसे सपने थे, बचपन से मेरे सपने बड़े रहे हैं, और जॉब के मैं हमेशा खिलाफ रहा हूं। आप जॉब के खिलाफ हो, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं खिलाफ रहा हूं। कारण सपने बड़े थे, और जॉब से सपने पूरे नहीं हो सकते। दारूटी आप बहुत अच्छी चला लेंगे। सपने पूरे करने के लिए ये नहीं कि आप करोड़ों रुपए लगाओ, बिजनेस करो, अपना खुद का रोजगार कर लें। जॉब से अच्छा तो वो है, किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी, किसी की हाजिर नवाबी नहीं करनी पड़ेगी, संडे मंडे नहीं देखना पड़ेगा। आप तरक्की करेंगे अपने खुद के काम से। काम कौन सा करना है? जो आपको पसंद हो, जिसमें आपको नींद ना आए, भूख ना सताए, है ना, थकावट ना हो। उस काम को जब आप करेंगे, सफलता तो 100% है। दूसरी चीज, ईमानदारी। मेरे अंदर एक गुण भगवान ने दिया है, सोना भी अगर किसी का पड़ा हो मैं नहीं उठाता। किसी का कितना भी पैसा मेरे को मिल जाए मैं नहीं लेता। बेईमानी का हजम नहीं होता। यह गुण आपको आना जरूरी है। एक तो जितना आपको काम दिया जाए, कोई भी काम आपका हो, उसको 100% दें ईमानदारी से, क्योंकि आपको उसकी इनकम मिल रही है। दूसरी बात, हमेशा ईमानदार रहें, तो आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। दोस्तों, इसी बड़े सपनों के साथ मुझे लगा क्या किया जाए, लगा जॉब की जाए। जॉब मिल नहीं रही। आज मोदी साहब एक नारा दे रहे हैं, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, बोल रहे हैं जी। तो आपको बताना चाहूंगा, पहले रोजगार क्या थे? एक रोजगार होता था चौकीदारी का, होता था नहीं होता था? एक बिल्डिंग होती थी, बाहर आप चौकीदारा कर सकते थे। जो व्यक्ति एज हो चुका होता था वो साइकिल पे जाता था, अपनी रोटी लेकर और जाकर चौकीदारा करता था। लेकिन आज क्या हुआ, डिजिटल इंडिया की वजह से सीसीटीवी कैमरे आ गए। यहाँ भी कहीं ना कहीं लगा हुआ होगा, हाँ होता ही है। एक चौकीदार की जगह इसने छीन ली। पूरी बिल्डिंग होती थी, हर बिल्डिंग का एक चौकीदार होता था। एक बिल्डिंग में 70 फ्लैट थे तो 70 चौकीदार, 4 नहीं तो एक तो कम से कम था। लेकिन आज क्या हुआ, उल्टा है जी, चौकीदार को हटा दिया और कैमरा लगा दिया। इसके फायदे हैं। क्या फायदे हैं? ये सोता नहीं है, अपना पराया नहीं देखता, इसको भूख नहीं लगती, इसकी सैलरी नहीं देनी पड़ती, बस इसका छोटा सा मेंटेनेंस का खर्चा है। लेकिन वो व्यक्ति जो अपने घर में 4-5 बच्चों का लालन पालन कर रहा था, किसी तरह से साइकिल पे आता था, 2 रोटी लेकर और शाम को जाता था, महीने में 8-10 हजार जो लेके जाता था, वो डिजिटल इंडिया की वजह से रोजगार नहीं रहे। हमारे प्रधानमंत्री जी इजराइल गए थे, याद है आपको? इजराइल में उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी, पेड़ पौधे देखे, पशु पक्षी देखे, लेकिन एक और खतरनाक चीज देखी, बीएसएफ नहीं देखी। इजराइल के सबसे ज्यादा दुश्मन है, 7 देश लगते हैं, 7 के 7 इजराइल के दुश्मन। हमारे कितने हैं? 2, पाकिस्तान और चीन। उनके कितने? 7 खतरनाक और छोटा सा देश। हमारा तो देश भी बहुत बड़ा है, वो देश भी छोटा सा है, लेकिन वहां पर बीएसएफ नहीं है बॉर्डर के ऊपर। तो है क्या? सुरक्षा कैसे होती है? रोबोट करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने पूछा जी रोबोट क्या? तो उनकी खूबी बताई। एक तो इनका निशाना अचूक होता है, मच्छर भी अगर वो आगे से गया तो गोली मार सकते हैं मच्छर को अचूक निशाने की वजह से। नींद नहीं आती, और दुश्मन इनका सर नहीं काट के ले जा सकते। अगर तोप का गोला भी मार दिया तो एक रोबोट उड़ सकता है, दूसरा रोबोट वहां पहुंच जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पर अगर कोई शहीद होता है सैनिक, करोड़ों रुपए खर्चा आता है गवर्नमेंट का, आता नहीं आता, और पूरी जिंदगी उसके परिवार का खर्चा करना पड़ता है, एक जॉब देनी पड़ती है,
और वो जो सिपाही आते हैं, जो उसके साथ में श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं, बहुत खर्चा गवर्नमेंट का होता है, करोड़ों रुपए। और एक शख्स हमने खो दिया जो जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आ सकता। बच्चों ने अपने पिताजी खो दिया, माँ बाप ने अपना बेटा खो दिया, वाइफ ने अपना हस्बैंड खो दिया, और देश ने एक सिपाही खो दिया। तो गौरव अगर मोदी साहब को ये बात मैं आपको बताना चाहूँ, बीएसएफ से रिटायरमेंट तो हो रही है, क्या भर्तियां हो रही हैं? सोचिए आप क्यों नहीं हो रही। दोस्तों, अगली जो कार्रवाई है, भगवान ना करे मोदी साहब अगर अपने बॉर्डर पे भी सियाचिन में बर्फ में भी रोबोट खड़े कर दें तो जरूरत क्या है? इसी प्रकार बैंकों में एक जॉब का ऑप्शन होता था। बैंकों में बहुत सारे लोग क्लर्क लगना चाहते थे। वहां पर होता था कि पैसे लेने के लिए व्यक्ति अलग होते थे, देने वाले अलग होते थे, प्रिंट करने वाले अलग होते थे, और ठीक वही चौकीदार अलग होता था। लेकिन अब क्या है, पैसे लेने के लिए बैंक में शायद कोई जाता हो, आज एटीएम लगे हुए हैं, उससे भी बढ़कर डिजिटल हो गए। अब सबके फोन से ट्रांजैक्शन होने लग गई। स्टाफ खाली बैठा हुआ बैंकों में, पहले लंबी लंबी लाइनें होती थी। तो जॉब कम हुई या नहीं हुई? ना तो प्रिंट छापने वाले रहे, ना अकाउंट खोलने वाले रहे। यूपीआई से अकाउंट खुल जाते हैं आपके, आधार कार्ड और आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए, अकाउंट घर पे खुल जाता है, डिजिटल आप कर लेते हैं सारे काम। तो बैंकों में जॉब कम हो चुकी है। स्कूलों की अगर बात करें, आज जूम पे स्कूल में स्टडी चल रही है। पीछे कोरोना काल ने बहुत कुछ सिखा दिया, जो चीजें आनी तो थी, लेकिन 10 साल 15 साल 20 साल बाद जो चीजें आनी थी, कोरोना काल ने वो थोड़ा सा जल्दी ले आए। पूरा इंडिया डिजिटल हो गया। बच्चे बच्चे जिसको दादा दादी ताता ताती कहने नहीं आते, वो लोग थोल लेते हैं। मेरा अलग लोग, मेरी वाइफ का अलग लोग, दादा का अलग लोग, दादी का अलग लोग, चाचा का अलग लोग है, चाची का अलग लोग है। सबके लोग बच्चों को पता है, हमें नहीं पता एक दूसरे के लोग। सच मानना, जिनको बोलना नहीं आता वो लोग खोल के डाउनलोड कर लेते हैं, डिलीट कर देते हैं, गेम खेल लेते हैं, हमें नहीं खेलने आते। यानी कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो स्कूलों में अगर बात करें, टीचर कम हुए हैं। और अब आने वाले समय में जापान के अंदर बताया जाता है, हम नहीं गए, जापान होता जाता है, जो पढ़ाई होती है वो प्रोजेक्टर पे होती है। एक जगह प्रोजेक्टर चलता है पूरे देश के अंदर, उस लेवल के जो बच्चे हैं, उस क्लास के जो बच्चे हैं, उस स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं, वो कंप्यूटर पे चल रही है क्लास। रिकॉर्डिंग भी होती है, नहीं होती क्या? रिकॉर्डिंग करवा के बार बार रिकॉर्डिंग चलाते रहो हर दिन। दोस्तों, जॉब वास्तव में खतरे में है। अगर बैंकों में जॉब नहीं है तो करोगे क्या? अगर स्कूलों में जॉब नहीं है तो करोगे क्या? फैक्ट्रियों में जॉब नहीं है तो करोगे क्या? एमएलएम तो लूट है भाई साहब, जो बचा हुआ है वो भी ले लेंगे। एमएलएम तो चोरों की बात है, हकीकत बात है। एमएलएम कर ली तो जो बचा हुआ है वो भी ले लेंगे, और जो पड़ोसी के पास है वो भी ले लेंगे। आपके रिश्तेदार आपके इर्द गिर्द 100 किलोमीटर में अगर कोई है, खैर 100 किलोमीटर देखते नहीं ना टोकर, हजारों किलोमीटर के एरिया में भी अगर कोई है आपके, उसका पैसा तो बचना नहीं। एमएलएम, ये मान लो एमएलएम करना, एमएलएम वो करेगा जिसके सातों ग्रह खराब हो चुके हो। एमएलएम वो करेगा जिसके पाप का घड़ा भर चुका हो। सच्चाई तो है ये। एमएलएम वही करेगा जिसके पास कोई ऑप्शन ना हो, जिसकी परिवार में इज्जत ना हो, कोई नौकरी पर रखता ना हो। एमएलएम तो वो करे जो चोरी नहीं कर सकता, वो एमएलएम कर लेगा, क्योंकि चोरी करने में रिस्क है पिटने का, वो वहां भी कमजोर है। एमएलएम वो करे जो चोरी करे तो भाग सके, वो भाग नहीं सकता, वो हाथ जोड़ सकता है बस। कुछ के अंदर होते हैं। एमएलएम ठगों का बाजार है, और उसके मालिक जो हैं, इनके जो तानाशाह हैं, शहंशाह हैं, वो कंपनी के मालिक, एमडी, सीएमडी, डायरेक्टर्स, वो इन चोरों के जहापना है, सरगना है। इसी के खिलाफ तो हैं, एमएलएम के खिलाफ ही है ये युद्ध, ये संग्राम, ये बगावत। मैं पूछना चाहूंगा हमारे बीच में ऐसे कितने लीडर्स हैं जो ऑलरेडी एमएलएम कर चुके? प्लीज एक बार हाथ खड़ा करें, और प्लीज एक बार अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। सारे लीडर्स जो किसी भी एमएलएम में चाहे महीना काम किया या 10 साल काम किया, एक बार खड़े हो जाइए। सर, आपने कितने साल काम किया एमएलएम में? 17 साल। अच्छा, माइनस में रहे या प्लस में रहे? सच बोलना, लाइव चल रहा है। ईमानदार से बताना सर। पैसे की दृष्टि से माइनस में रहे। पैसे की दृष्टि से, पैसे की बात चल रही है, पैसे की ही बात चल रही है अभी। बिल्कुल। आपने कितने साल काम किया? 16 साल। 16 साल एमएलएम में जी। अलग अलग कंपनी में?
एक ही कंपनी में किया। एक ही कंपनी 100 साल प्लस में रहे माइनस में रहे? 100% माइनस में हो। सर आपने कितने साल काम किया? 7 साल। प्लस में रहे माइनस में रहे? पहले प्लस भी हुआ फिर माइनस भी हुआ। आपने कितने साल 10 काम साल किया? एक ही कंपनी में, उसके बाद 3 साल दूसरी, 3 प्लस में रहे माइनस में रहे? माइनस में ही था। मैम 6 साल हुए अप्रॉक्स माइनस में ही गए हैं। अगर मैं सब की बातें आपसे करवाऊं, सब की बातें नहीं, ज्यादातर नहीं, सब सारे माइनस में है। बोले ना बोले कुछ लोग बोलते हैं हम बराबर रहे, बराबर नहीं रहे। जो टाइम, जो एनर्जी, जो मनी जो गई, सबसे बड़ा लॉस जो हुआ वो आपका टाइम का हुआ, सबसे बड़ा लॉस जो हुआ आपकी एनर्जी का हुआ, और सबसे बड़ा लॉस हुआ आपकी इंसल्ट हुई है समाज के अंदर। प्लीज एक बार बैठ जाइए। ये सब क्या हालात है? लॉस सिर्फ पैसे का नहीं है। लॉस क्या है मैं आपको बताता हूँ। सेविंग करवाने के लिए लगभग 5-6 महीने पहले मैं एक जगह पे गया, नाई की दुकान में सेविंग कर रहा था। उसने मेरा नंबर और उससे पहले लगा दिया 2-3 आदमी उससे पहले। सर आइए प्लीज। मैं जाके बैठा, करते करते उसको लगा कोई एडवोकेट होगा, कोई बिजनेसमैन होगा या कुछ होगा ये बंदा। उसको ऐसा लगा मेरी पर्सनैलिटी टाई वाई नहीं थी, फिर भी हाव भाव से पता लग जाता है। बनाते बनाते उसने अच्छे झाग झुक लगाया, 2 बार 3 बार फेस वॉश से फेस साफ किया, कागज को कुछ लगा के बाद में पूछता है सर करते क्या हो आप? क्योंकि इनकी एक हैबिट होती है बात करते रहना। जो भी ये काम करते हैं उनकी एक हैबिट होती है एक दूसरे का इंट्रोडक्शन लेना, क्या पता कब कहाँ से कौन जानकार निकल जाए। तो मैंने बताया कि सर क्या करते हैं आप? मैंने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। सर मैं शीशे में देख रहा था, वो यहाँ था। उसका एकदम से जो है ना चेहरा चेंज हो गया, ऐसे हो गया जैसे मतलब उसके मुंह में कीचड़ ठोक दिया हो किसी ने। इतना चेंज हो गया एकदम से, इतना चेंज, वो सदमे में आ गया। और मेरी तरफ मतलब उसके हाथ में अगर वो होता तो शायद काट मेरे को ऐसा भाव आया अंदर से कि यार मैं थोड़ा सा चौकस हुआ कि ऐसे कैसे बदल गया एकदम। तो उसके भाव एकदम से बदल गए और मेरे मुंह पे ऐसे करके करने लगे मेरे। तो मुझे लगा ये बदला कैसे? अब मेरे अंदर क्या भाव आए, बताया ही गलत, कुछ तो सोच रखा था इसने अच्छा। मेरे अंदर आया कि क्यों बताया, मैंने इसको प्लान नहीं देना, मैंने इसको ज्वाइनिंग नहीं करवाना था। मेरे से गलती क्या हो गई, रट्टा था एक जुबान पे कि हम करते क्या नेटवर्क मार्केटिंग, वो रट्टा था। मैं सोच नहीं पाया, उसने सवाल पूछ लिया, मैंने जवाब दे दिया। अगर मैं थोड़ा 1 मिनट रुक जाता तो मैं शायद ना बताता उसको। तो उसके भाव बदल गए। मैंने पूछा भाई साहब क्या हुआ, जोगिंदर भाई क्या हुआ? तो सर क्या बताऊँ, ये आराम खोरों का बिजनेस है। अब आप जैसे आदमी इसमें हैं तो क्या बताऊँ। एक दोस्त है चोर आराम खोर, 16,000 रुपये लिए थे, कर्जे से लेके आया था एक दोस्त से मांग के। 50-50 रुपये इकट्ठे करते हैं, 16,000 रुपये एकदम ले गया। एक जोड़ी जूते, 2 पैंट देगा और 1 चश्मा देगा। मेरा ये चश्मा मेरा हाथ नहीं लगा, मगर लगा हुआ तो था, चश्मा देगा। 4 चीजें दे के गए 16,500 रुपये में। उसके बाद बोला वो आज तक वापिस नहीं आया, ग्राहक भी गया। उससे पहले रोज आता था, सालों से आता था। धीरे धीरे करके मेरे को सेट कर लिया, सेट करके 16,500 निकलवा लिए। और जिस दिन निकलवाई पर दिल्ली लेके गया था ताल कटोरा के अंदर, उसके बाद आज तक वो दोबारा मेरा कस्टमर भी गया। क्या करूं उन कपड़ों का, 2 पैंट जींस की 100 रुपये 200 रुपये की जींस पैंट मिलती कला रोड पे, फिर मैंने पहनी नहीं गई। जब आप किसी शादी में जाओ, पार्टी में जाओ, अपने परिवार में जाओ, आपके अंदर एक टैलेंट आता है, स्किल्स आती हैं, स्टेज पे बोलना आता है, व्यवहार करना आता है, साइकोलॉजी को थोड़ा सा पढ़ना आता है, क्योंकि बिजनेस है। एक ही अच्छी बात है इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर, वो है आपका लीडरशिप को डेवलप करना। एक अच्छी चीज है इस बिजनेस के अंदर, आपके अंदर निखार लेके आना, आपको बेहतर कर देना। ये फ्री में करता है ये इंडस्ट्री। जो बोल नहीं सकता गूंगे को बुला देगी इंडस्ट्री, भागला से ही बोलने लग जाएगा। जो बोलते हैं ना शर्माऊ, इस इंडस्ट्री में डाल दो 2 महीने, वो पूरे परिवार में सबसे ज्यादा बोलेगा। तो ये इंडस्ट्री ये अच्छा काम करती है। अब आपके परिवार में में शादी में आप गए, आपके चारों तरफ आदमी आ जाएंगे आपके व्यवहार के कारण, आप हंसमुख हो। जैसे ही किसी ने पूछ लिया भाई साहब करते क्या हो, और आपने बता दिया कि मैं MLM करता हूँ, पीछे मुड़ के देखो तो कोई नहीं मिलेगा, फिर आगे वाला भी नहीं मिलेगा जो पूछ रहा था। आप पीछे पीछे, वो आगे आगे, उनको पता है अब ये नंबर लेगा। क्या बोलेगा, योगेश जी कैसे हो? अच्छा चंडीगढ़ रहते हो क्या? चंडीगढ़ उसका कोई हो या ना हो, पता क्या कहेगा, चंडीगढ़ मेरे मामा रहते हैं, चंडीगढ़ मेरे अंकल रहते हैं, आता जाता रहता हूँ, कभी आएंगे तो मुलाकात करेंगे, नंबर दे दो। नंबर दे दिया तो वैसा फिर उसका फॉलोअप स्टार्ट। कभी भी आ जाएगा चंडीगढ़, वो उसको काम हो या ना हो। कभी भी ट्रेन पकड़ेगा रात को 8 बजे 9 बजे आपके दरवाजे पे, और आपको कॉल मारेगा, और गलती से कॉल उठा लिया, एक ही बात बोलेगा घर के बाहर हूँ। पता नहीं कैसे ढूंढ लेते हैं, घर भी ढूंढ लेते हैं। घर के बाहर हूँ, आप अंदर लेके जाओगे,
रात को प्लान दिखाएगा, आप ये सोचोगे कैसे भेजूं, सुबह का एक प्रोग्राम में चलना है, आप सोचोगे कैसे वापस भेजूं, आप सुबह उसके साथ, क्योंकि वो चंडीगढ़ गया 250-300 किलोमीटर चल के, 500 किलोमीटर चल के, तो आप क्योंकि नैतिक आदमी हो, जिम्मेदार आदमी हो, सामाजिक आदमी हो, आप अपनी जॉब भी छोड़ोगे उस दिन की। क्यों घर में उसको छोड़ोगे तो वो किसी और को लेके जाएगा, भाभी जी को लेके जाएगा, तो आप सोचोगे कि मैं देखा हूँ कहीं इसको फंसाना ले मेरे पीछे से, तो आप उसके प्रोग्राम में जाओगे, सारा दिन पकाएगा और बाद में 2.5, 3, 15, 20 हज़ार रुपये निकलवा लेगा और आपको देने इसलिए पड़ेंगे क्योंकि दोबारा आएगा नहीं। तो ये थोड़े से बेशर्म होते हैं, इनको खुद ही पता ये कर क्या रहे हैं। अपने 100 रुपए के चक्कर में आपके 20,000 रुपये खराब कर देंगे। इनको 500 मिलते हैं, 16,500 की आईडी इधर, 16,500 की आईडी इधर, और रुपए आएंगे उसको 1000। अगर वो 500 रुपये आपसे वैसे मांग लेता ना तो आपके भी 16,000 बच जाते, उसको 500 मिलने थे। लेकिन समझाए कौन? चैनल पकड़ा के छोड़ रखा है इनको, ना अपना प्रॉफिट देखते ना अपना लॉस देखते। तो मैं ये नहीं बोलता कि आप MLM करें, बिल्कुल नहीं बोलते, लेकिन दोस्त आज सोचने का विषय है। फिर ये इंडस्ट्री चल क्यों रही है? नेट पे सर्च करें, वर्ल्ड को स्टडी करें, जितने भी देश विकसित कंट्री हैं, हर देश के अंदर डायरेक्ट सेलिंग पे कानून है, काम चल रहा है, लोग अमीर और करोड़पति बन रहे हैं। हेलीकॉप्टर तक, खुद के प्लेन तक लोगों ने ले रखे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां अगर किसी की हैं तो नेटवर्करों की हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके, उनकी खुद की 2 कंपनियां चल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर अंडे, ब्रेड, कोका कोला लेंगे तो आप नेटवर्किंग में है। जापान के अंदर सबसे बड़ा बिजनेस है तो डायरेक्ट सेलिंग के अनुसार है। ऑस्ट्रेलिया में, चीन में, जर्मनी में, जापान में, रूस में, रसिया में, फ्रांस में, हर जगह है ये इंडस्ट्री। लेकिन सिर्फ भारत में इसका बेड़ा गर्क हुआ है। और वो किसने किया? वो किया कंपनियों ने। भारत में सबसे पहली कंपनी आई एमवे, लोगों को एथिक्स के साथ काम करना सिखाया, लोगों को एजुकेशन दी, लोगों को प्रोडक्ट के लिए अवेयर किया और एक अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट दिया। लेकिन वो प्रोडक्ट हमारे बजट से बाहर था। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका का पेटेंट प्रोडक्ट था, वहां डॉलर में मिलता है, यहाँ रुपए में मिलता है, और यहाँ $1 $70 के बराबर, $75 के बराबर, $1 $75 के बराबर। यानी वो जो चीज ₹1 में थी, वहां की जो ज्वाइनिंग है वो $200 में है। भारत में वो ज्वाइनिंग 6, 7, 8, 10 हज़ार में हो जाती है। बिजनेस सही है, लेकिन हमारा कल्चर, हमारी मेंटलिटी, हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती इसको करने के लिए। अगर मैं रोहतक के अंदर हेलीकॉप्टर ठीक करने की दुकान खोल लूं, चलेगी क्या? लेकिन अगर हीरो होंडा, स्प्लेंडर, बाइक ठीक करने की दुकान खोलूं तो कहीं भी कर लो भाई साहब, कहीं भी चलेगी। ठीक वैसे ही आज वो काम अगर करोगे तो हेलीकॉप्टर की दुकान खोलनी। लेकिन हुआ क्या? उससे लोगों ने एजुकेशन ली। भारत में पहली कंपनी आई, उसने एजुकेशन दी, और लोगों ने क्या किया? उससे निकल कर, सीख कर कंपनियां खोलना शुरू कर दी। 2-2, 4-4 लाख रुपए लगाए, कंपनी बना ली। कंपनी बनाने के बाद क्या लेके आए? कोट पैंट के कपड़े। 100 रुपए की पैंट शर्ट 1500 रुपए की बेची। 5-5 हज़ार के टीवी 20-20 हज़ार में बेचे और लोगों ने लिए। 80,000 रुपए के गद्दे, 85-1 लाख रुपए का बेड का गद्दा बेचा। किसने लिया? भैंस बेच के। और नेटवर्किंग सबसे ज्यादा रूरल एरिया में चलती है, सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में चलती है। क्यों? पढ़े लिखे कम है। क्यों? बेवकूफ बनाना आसान है। क्यों? बेरोजगारी ज्यादा है, जरूरत ज्यादा है, भोले वाले इंसान है गाँव में ज्यादातर। एक दूसरे पर विश्वास कर लेते। शहर का व्यक्ति एक दूसरे पर विश्वास कम करता है, लेकिन गांव का व्यक्ति एक दूसरे पर विश्वास ज्यादा करता है। तो उन लोगों ने अपने प्लाट बेच के, अपनी जमीन बेचकर गद्दे ले लिए, और आज तक वो उन पर सोए नहीं, बर्बाद हुए लोग, आत्महत्या कर ली। उसके बाद दूसरी कंपनी आई, तीसरी कंपनी आई, चौथी कंपनी आई, और जितनी भी कंपनी आई न्यूट्रिशन लेके आ रही है। अब एक भी कंपनी घर की जरूरत का सामान लेकर नहीं आ रही, एक भी कंपनी वो प्रोडक्ट लेकर नहीं आ रही जो आपको चाहिए। बताया जाता है कस्टमर से सीधा मैन्युफैक्चर का सामान ले रहे हैं हम, फिर महंगा क्यों, सस्ता क्यों नहीं? कोई नया व्यक्ति है जी जो अब तक किसी MLM में ज्वाइन नहीं हुआ? कोई नया फ्रेशर जो ज्वाइन नहीं है जी? प्लीज एक बार आप आ जाए। आप क्या भाई साहब, अपने भाइयों के लिए ताली बजा दें एक बार। पवन जी, सर आपका नाम? कृष्णा जी, प्लीज। कृष्णा तो दो हाथ हमारे बीच में, एक कृष्णा ये हैं, पवन जी हैं, कृष्णा जी हैं। पवन जी, मैं आपको एक बिजनेस बताऊं कि बिचौलियों को निकाल कर डायरेक्ट हाथ, ये मैन्युफैक्चर, आप कस्टमर है, और मैं बोलता हूं मैं MLM कंपनी हूं, और हम क्या एक प्लान दिखाते हैं मार्केट के अंदर
कि हम ऐसे प्रोडक्ट लेके आए, बिचौलिया निकाल दिए, बिचौलियों का पैसा जो अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान, ऐश्वर्या के घर में जाता था वो आपके घर में आएगा। कैसा रहेगा? आप कहोगे अच्छा रहेगा। मैं कहूंगा जो प्रोडक्ट मार्केट में बिकते थे वही लेने हैं, कैसा रहेगा? और उन्हीं को खरीदने से इनकम आपके घर में आएगी, तो आपको सुनने में अच्छा लग रहा है। और अगर ये बात किसी और को बताओगे, जोड़ोगे, तो आपका बिजनेस चल पड़ेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये बात अच्छी भी है। मैं बिचौलिया था, मैंने क्या किया, कंपनी से प्रोडक्ट लिया, इनको दिया, तो मार्केट से सस्ता होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? बीच में होते हैं रिटेलर, होलसेलर, C&F, एजेंट और एडवर्टाइजमेंट वगैरह, ये नहीं करवाती एमएलएम कंपनियां। तो जो 100 रुपए की चीज मैन्युफैक्चर से चलकर यहाँ तक 10,000 की या 1000 की बनती थी, 100 की चीज 10 गुना हो जाती थी। अब आपको 100 में मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? और अगर मैं बिचौलिया हूँ, डबल मान लो 200 मिलनी चाहिए, 1000 की नहीं मिलनी चाहिए। हुआ उल्टा दोस्तों, हुआ उल्टा। सबका दूसरे क्वेश्चन, हुआ उल्टा क्या? जो पहले 100 की चीज 1000 की मिलती थी, अब एमएलए में 2000 की मिल रही है। ये सर नो? रामदेव जी एलोवेरा बेचते हैं 60-70 रुपए का, 150 रुपए का। एमएलएम कंपनी वाले बेचते हैं 1200 रुपए का। डायरेक्ट सेलिंग बेचती है महंगा, ट्रेडिशनल बेचती है सस्ता। शैम्पू डव, लॉरियल, हेड एंड शोल्डर, क्लिनिक प्लस, और भी जो ब्रांड आपके नाम दिमाग में आए, जाकर किसी भी शॉपिंग मॉल में, किसी भी परचून की दुकान पे उस शैम्पू की बोतल ले लें और उसी क्वांटिटी में एमएलएम का शैम्पू ले लें, 4 गुना महंगा मिलेगा और क्वालिटी जीरो। क्वालिटी किसी भी एमएलएम कंपनी का, एक कंपनी का नाम नहीं है, 4 कंपनी का नाम नहीं है। अगर आपको ये भरम हो मेरी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, ये सिर्फ भरम है आपको। जब मार्केट, क्योंकि जब तक आपने प्रोडक्ट मार्केट का नहीं रखा, साबुन एमएलएम कंपनी का साबुन ले लीजिए और मार्केट का ले लीजिए, डव ले लीजिए, जो भी ब्रांड आपको दिमाग में वो ले लीजिए, किसी भी कंपनी का। उस कंपनी के साबुन से तो आपको खुजली शुरू हो जाएगी दोस्त, माने या ना माने। खुजली क्यों होगी? दिखते आएंगे आपको। क्यों? एमएलएम कंपनी को प्रोडक्ट वो कंपनी देती है जिसका मार्केट में नहीं बिक रहा। एमएलएम प्रोडक्ट कौन सा आता है? जो मार्केट में नहीं बिक रहा। और उसके बाद भी एमएलएम कंपनी वाले वो प्रोडक्ट लेते हैं उससे भी सस्ता, स्टैंडर्ड से भी नीचे। हल्दी मार्केट के अंदर 25, 30, 32, 35 रुपए की, एमएलएम कंपनी में 48 रुपए की, 52 रुपए की, 80 रुपए की 100 ग्राम हल्दी बेच रहे हैं। तो ये आदमी जो रोजगार के लिए आया था, जो बीच में बिचौले का पैसा बचाने के लिए आया था, आपको जो 25 रुपए की हल्दी, 30 रुपए की हल्दी थी, 80 रुपए की मिलेगी। आपके घर का खर्चा बढ़ा या घटा? जिनको ये जोड़ेंगे उनका बढ़ेगा घटेगा? अच्छा, इनकम कैसे आएगी? एक भी कंपनी का प्लान ये दिखा दे किसी भी सेमिनार में, इनकम कैसे आएगी? एक भी कंपनी अगर ये बता दे आपको अपन सेमिनार में जहां फ्रेशर बैठे हुए हैं, इनकम कैसे आएगी? तो ये जब धनखड़ अपनी मूंछ कटवा ले, एक भी सेमिनार में रिकॉर्डिंग दिखा देना किसी भी एमएलएम कंपनी का जिसमें ये बताई हो इनकम कैसे आएगी, खर्चे कैसे होंगे, वो बताया जा रहा है। क्यों नहीं बताया जा रही इनकम? थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। क्यों नहीं दिखाई जा रही कैलकुलेशन? क्यों नहीं दी जा रही नॉलेज, इमोशंस, मोटिवेशंस दिया जा रहा है? मोटिवेशन क्या? एक दिन कामयाब हो जाओगे, लगे रहो लगन से लगातार। पड़ोसी क्या बोलते हैं मत सुनो, घर वाले मना करेंगे मत मानना, मम्मी पापा मना करेंगे मत सुनना, कुछ भी करो उनको बोल दो मैं घर छोड़ दूंगा, नहीं तो पैसे दे दो। यानी ऐसे ऐसे मोटिवेशन दिए जाएंगे कि आपकी जेब से पैसा निकाला जाएगा। लेकिन दोस्त, जब जब किसी चीज की आती हुई है तब तब बगावत हुई है और क्रांति आई है। भारत के अंदर हरित क्रांति कब आई? जब एक किसान आत्महत्या कर रहा था, एक किसान भूखा मर रहा था, जब देश भूखा मर रहा था, जब देश में अनाज की कमी हुई, तब हरित क्रांति आई। उस टाइम पे गवर्नमेंट ने नाइट्रोजन पैदा की, हाइब्रिड बीज पैदा किए, नदी नाले और नहरें निकाली गई, रसभाए बनाए गए, पानी का प्रबंध किया गया, बिजली फ्री की गई, खेतों में बिजली पहुंचाई गई। यानी कि वो सारे प्रबंध किए गए जिससे खेती बढ़ सके। उसको नाम दिया गया था हरित क्रांति। और आज इतना अनाज हुआ, जहां 12 मन गेहूं होता था एक खेत के अंदर, आज 60-70 मन तक गेहूं होता है। जहां सीजन में एक खेती होती थी या 2 खेती होती थी, आज 3-3 खेतियां हो रही है एक सीजन के अंदर। ये सर नो? तो ये चीजें क्या थी? क्रांति कब आई? जब मर रहे थे। उसी प्रकार से उद्योग क्रांति आई, जब देश बेरोजगार की जीडीपी गिर चुकी थी। छोड़ दो सर, उतार दो, कोई बात नहीं, हो गया, फिर लगा दिया।
कोई बात नहीं। औद्योगिक क्रांति कब आई? जब बेरोजगारी बढ़ी, पैसा नहीं था गवर्नमेंट के पास, तब क्या हुआ? गवर्नमेंट ने कर्जा लेके वर्ल्ड बैंक से या दूसरे देशों से मदद लेके छोटे छोटे लघु उद्योग बनवाए और उनको सब्सिडी दी गई। उस टाइम पे रोजगार पैदा हुए। लेकिन आज एमएलएम ने पिछले 25-26 सालों में देश को खोखला कर दिया। पिछले 25-26 सालों में देश का पैसा लूट कर कुछ घरों में चला गया। वो कंपनी बंद करते हैं, दूसरी कंपनी खोल लेते हैं, उसको बंद करते हैं, फिर तीसरे नाम से आ जाते हैं। खेल बना रखा है एमएलएम कंपनी के नाम पे। बार बार फंसता कौन है? आप और हम। अगर मान लीजिए ये जो आबादी है, मेरे को पूरे हमारे रोहतक, झज्जर, पानीपत, सोनीपत, भिवानी, ये 5-6 डिस्ट्रिक्ट में 5 आदमी नहीं है जो सफल हुए हों। करोड़ों की संख्या है एमएलएम जो लोग फंसे और जुड़े लेकिन कामयाब नहीं हुए, बर्बाद हुए हैं। अगर मैं बर्बादी की लिस्ट बनाने लग जाऊं एमएलएम के अंदर, तो धरती का कागज करूं और पूरे वन की कलम कर दूं और समुद्र की स्याही कर दूं तो भी नहीं लिखा जाएगा। इतना बड़ा इतिहास बना दिया 25-26 सालों में। इतने लोगों को बर्बाद कर दिया इस इंडस्ट्री ने। एक यही दर्द, यही पीड़ा हमने भी झेली। और पिछले 16-17 साल 2005 से इस इंडस्ट्री में मैं लगा हुआ हूँ। अलग अलग कंपनी में काम किया और हर कंपनी में अपना 100% देने के बाद मिला कुछ नहीं। मिला क्या? हरासमेंट, कर्जा, बदनामी, बेइज्जती, और जिन लोगों को हम साथ लेके आए उनकी लाइबिलिटी। जिनके घर का हमने आटा नमक चावल खाया उनके घर में भी नुकसान हमने करवाया। तो लास्ट में ये अंदर से आवाज आई कि इससे अच्छा तो कुछ और कर लेते। इस विधवा को जो 2500 की पेंशन लेती थी उसको हमने 100-200 रुपए हर महीने का खर्चा बढ़ा दिया और एक महंगे प्रोडक्ट की आदत डाल दी। जो बिस्कुट मार्केट में 5 रुपए का था हमने मोटिवेट करके 20 रुपए का खिलाया। जो हल्दी 25-20 रुपए की आती थी हमने इसको मोटिवेट करके 50 रुपए की खिलाई। ना मेरे को पैसा आया, पैसा गया कहाँ? और ये सिर्फ कसूर कंपनियों का नहीं है, ये कसूर लीडरों का भी है, आपका और हमारा भी है। कंपनी किसी को प्लान देने घर नहीं जाती, आप और हम जाते हैं। जब आपको पता लगा कि कंपनी में पैसा नहीं है तो क्या आपने बगावत की? आपने कंपनी छोड़ दी लेकिन उसके बारे में कोई वीडियो बनाई? आज यूथ इस कोरोना काल में कंपनी ने फिर हाहाकार मचा रखा है कि देखो 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 लोग बेरोजगार हो रहे हैं, हम गाड़ियां लेके आ रहे हैं। जितनी गाड़ियां लिस्ट बनाओ, 5, 10, 20, 50 रुपए खर्च करो। और एक बार जो फेसबुक पे ये बोल रहा, जिसने ये बोला कोरोना काल में लोगों की गाड़ियां भी की, हमने गाड़ी लेके आए, चलो उसके घर पे। दोस्त कर्जे पे लेके आ रखा है, बर्बाद हो रखा है। बेवकूफ है वो आदमी जो आज गई गाड़ी लेके आया। नहीं, हमारे गांव में बहुत बड़ी एक कंपनी का लीडर गाड़ी ले आया। पता क्यों लेके आया? उसके फ्रेंड ने बोल दिया गाड़ी ले आ बिजनेस चल जाएगा, गाड़ी ले आ बिजनेस चल जाएगा। एक कमरा नीचे है, एक कमरा ऊपर है, एक भैंस वाला। और जो गाड़ी खड़ी होती है छप्पर जोड़ के तालाब के पास खड़ी होती है, रम का जर लग गया वैसा उसके छप्पर के नीचे। क्या छप्पर पूरा मत मानना। हमारे वहां पे 4 खंबे उसमें गाड़ रखे बांस के लकड़ी के, और उसके ऊपर जो है ना टाटी गिर रखी है जो प्याज के लिए यूज होती थी, उसमें पानी टपकता है। गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं जिसके पास। गाड़ी ले आया, बिजनेस कितने दिन चलेगा? महीना, 2 महीना। एक चौकीदार सिक्योरिटी गार्ड सोनीपत के अंदर 2.5 लाख का पे आउट आया था किसी मंथ में लेवल अच्छे होने पे। गाड़ी दिलवा दी फॉक्सवैगन की, 15,500 रुपए किस्त। अब वो गाड़ी चलाए या किस्त चलाए या गाड़ी का पेट्रोल डाले या अपने बच्चे पाले, काम वही सिक्योरिटी गार्ड का। और हर हफ्ते गाड़ी निकाल के चलाता है, कहां से भरेगा किस्त? एक लेडीज जिसका 57,000 का चेक आया मात्र, कितने का? टाटा टिया को दिलवा दी पहले चेक पे ही। मैडम गाड़ी देख के आपकी लोग जुड़ेंगे, लोग सोचेंगे गाड़ी कैसे आ गई। यानी स्टंट देखो। फिर जब धंधा कम होता है पता क्या बोलते हैं? ट्रेनिंग देते हैं लीडरों को, लड़कियों को फंसाओ, लड़कियों को स्पेशल लड़कियों की ट्रेनिंग देते हैं लड़कों को। उसमें एक भी लड़की नहीं होती प्रोग्राम में, कोई लेडीज नहीं होती, और स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है कि बिजनेस में लड़कियों का आना जरूरी है। आपकी टीम में कितनी लड़की? पूछते हैं वहां पे खड़े करके, सर 10, धंधा कितना? इतना बिजनेस। आपकी में 20, धंधा डबल। उदाहरण दिए गए कि जिसकी टीम में लड़कियां हैं वहां बिजनेस ज्यादा होता है। मैं ये पूछता हूं, ये एमएलएम है या साजिश चल रही है देश में पैसा इकट्ठा करने की? क्या सोच बना दी, ड्रीम बड़े कर दिए, फंसा दिया लोगों को। तो दोस्त, इस डायरेक्ट सेलिंग को बर्बाद किया लीडरों ने। ये डायरेक्ट सेलिंग को बर्बाद किया जो कंपनियां आई उन्होंने। क्यों किया? डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया। 100 रुपए डीपी का अगर मैंने प्रोडक्ट बेचा, यानी एमएलएम बेचती है, 60 से 70 रुपए बचते हैं एमएलएम कंपनी को। आप 100 रुपए कमाते हैं वो, लेकिन 1 रुपए बांटने में भी हुंडी और कुंडी और कंडीशंस लगा देते हैं मल्टीलैक्स की,
इतना मेंटेन करो, ये इनकम आएगी। दूसरी बात, चलो और भी आ गया, 2000 5000 10,000 का पे आउट आ भी गया, फिर क्या बोलते हैं 3000 का सामान लेना ही पड़ेगा, 1500 भी करनी ही पड़ेगी, 1000 भी करनी ही पड़ेगी। जो पे आउट आया था वो आपने रिपर्चेज में डाल दिया, वो भी लेंगे वापिस। एमएलएम कंपनियों से दोस्तों आज एक चश्मा हटा लें, कोई भी कंपनी सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दे रही, कोई भी कंपनी नहीं दे रही, एक भी कंपनी नहीं दे रही सही डिस्ट्रीब्यूशन। फेसबुक लाइव है जी, फेसबुक लाइव पे बोल रहा हूं, सारे एमडी सीएमडी डायरेक्टर या कंपनी के मालिक देख रहे हैं, सामने आओ, डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करो, यूट्यूब पे जूम पे मीटिंग रखो, फेसबुक पे लाइव रखो, दिखाओ प्लान का डिस्ट्रीब्यूशन। एक आदमी को मोटिवेशन दिया गया, कैलकुलेशन नहीं बताई कितना पैसा आएगा कितना आदमी जोड़ने पर। एक आदमी को इमोशनल टच दिया गया, तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, तू मेरी सिस्टर मैं तेरा भाई, मिला क्या उसको? कुछ नहीं। और जिस दिन वो टीम कंपनी छोड़ती है उस दिन सबसे बड़ा दुश्मन आपकी अपलाइन, वो भाई रिश्ते नाते सब खत्म जिस दिन कंपनी छोड़ दी। ये स्टंट है, जब आप उनके घर पे जाते हो उनके बच्चे उन्होंने तैयार कर रखे हैं, लंबे लेट जाएंगे, दंडोत प्रणाम, अंकल आगे चिपक जाएंगे। और अगर आपने कंपनी छोड़ दी, कहाँ वो चाचा गया, कहाँ वो मामा गया, कहाँ वो भाई साहब गए, कहाँ वो सर मैडम गई, कोई नहीं पूछता, कोई फोन नहीं आएगा आपके पास अपलाइन का। आता है क्या? आता है क्या? अच्छा, सबसे बड़ा दुश्मन आपका कौन? आपके अपलाइन। विकर को तोड़ के पावर में लगा दिया, यानी कि भाई साहब एमएलएम कंपनियों को हमने एक कंपनी बदल के देखी, 2 बदल के देखी, 3 बदल के देखी, 4 बदल के देखी, 4 तो मैं बदल चुका। हर कंपनी में अपना 100% देने के बाद भी कर्जे में यहां तक डूबने के बाद कंपनी छोड़ी, और किसी भी कंपनी में 50,000 से नीचे पे आउट नहीं रहा। ये लाइव चल रहा भाई साहब, 50,000 रुपए पहले महीने में इनकम कमा लेता हूं मैं, जैसे तैसे करके। फिर भी खाली एक आम आदमी देखा कि गाड़ी चल रही है, लेकिन दोस्तों जितना खर्चा आपका आता है उतनी इनकम बढ़ती है। ये इंडस्ट्री बनी थी 2 कारण से, नोट करने आज आप। इंडस्ट्री का आविष्कार हुआ था 2 वजह से। नंबर 1, कस्टमर को क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले, सही प्रोडक्ट मिले, सस्ते रेट में मिले, और कस्टमर कंपनी से सामान खरीदे तो उसको बिचौलियों का पैसा बचकर मिले, डुप्लीकेट ना मिले। नंबर 1, कस्टमर एम्पावरमेंट के लिए इंडस्ट्री बनी थी। दूसरी वजह, रोजगार के लिए इंडस्ट्री बनी थी। और ये दोनों चीजें एमएलएम में आज भारत में नहीं हो रही। प्रोडक्ट पहले से ज्यादा महंगा, पहले से हल्की क्वालिटी, कोई पैसा नहीं आ रहा, महंगा मिल रहा है, और लेने के लिए दूर जाना पड़ रहा है आपको। एक चाय की पत्ती लेने के लिए 50 रुपए की चाय की पत्ती 200 रुपए का पेट्रोल फूक कर जाता है, 50 रुपए की चाय की पत्ती लेके आता है। समझदार है बेवकूफ है? एक आदमी 60 रुपए की पेस्ट लेने के लिए 150 रुपए का पेट्रोल फूक के जाता है, पेस्ट लेके आता है, और वो भी महंगी, बगैर ब्रांड की। इस इंडस्ट्री के अंदर मैं ही लीडर, मैं ही डिस्ट्रीब्यूटर, मैं ही कस्टमर हूं, मैं ही मीटिंग देता हूं, मैं ही मीटिंग सुनता हूं। ये सारे लीडर है ना, जो यही डिस्ट्रीब्यूटर हैं, यही कंपनी के कस्टमर हैं, यही मोटिवेट करते हैं और यही मोटिवेट होते हैं, यही बोलते हैं और यही सुनते हैं, यही बेचने जाते हैं और यही खरीदते हैं। मार्केट में कस्टमर नहीं है एमएलएम का। बताओ किस कंपनी का है कस्टमर मार्केट में? तो ये बोलता हो मैं एमएलएम नहीं करता, मैं कंपनी में काम नहीं करता, मैं प्रोडक्ट लेके आऊंगा तो उस कंपनी का लेके आऊंगा, मैं प्रोडक्ट लेके आऊंगा तो फलानी कंपनी लेके आऊंगा। चिमटे से नहीं पकड़ता कोई कस्टमर इस प्रोडक्ट को एमएलएम की। क्यों? जिस दिन चश्मा टूटता है आपकी कंपनी का, ये बात तब समझ में आती है। उससे पहले किसी भी कंपनी को मैं हेट नहीं करता, मैं किसी भी कंपनी के लीडर को नहीं बोलता तू कंपनी छोड़ दे, करता रहे। जिस दिन तेरे पाप का घड़ा पूरा हो जाएगा उस दिन छोड़ देगा। साल कर, 2 साल कर, 5 साल कर। हर कंपनी ने चश्मा लगा दिया अपने लीडरों को बेवकूफ बना के कि हम सबसे बेस्ट हैं। लेकिन उसके बावजूद हम अगर इस इंडस्ट्री में आए, बदलाव के लिए आए, बगावत के लिए आए, क्रांति लेके आए, बदलाव करेंगे इस इंडस्ट्री में, वो कब होगा? जब नीयत साफ होगी। और ये जेपी धनखड़ एक ही एम लेके आया, इस इंडस्ट्री को बदलना है, इन पापियों का घड़ा फोड़ना है, और लोगों को बताना है कि जिन्होंने अपना 100% दिया, लेकिन कंपनी ने अपना 100% नहीं दिया। हर कंपनी के लीडर्स वफादार हैं, हर कंपनी के लीडर्स काम करने के लिए उतारू है, डेडिकेट है, जुनून है, जोश है उनके अंदर। लेकिन उनकी कंपनियों में जोश नहीं है दोस्त, वो सीरियस नहीं है आपके भविष्य के प्रति, आपके प्रति। आज पिछले 10 साल का उठा के देखिए इतिहास, 5 से 10 साल से जितनी कंपनी ओपन हो रही हैं, कोई भी कंपनी एफएमसीजी लेके आई क्या? सारी न्यूट्रिशन लेके आ रही है,
एलोवेरा रामदेव 150 रुपए का बेच रहा है, ये 1500, 1500 रुपए का बेच रहे हैं। क्यों? क्वालिटी मिला के देखें। हींग एम्बलम कंपनी महंगी बेच रही है, मार्केट में सस्ती मिल रही है। सैनिटरी पैड मार्केट में 30, 25, 35 रुपए के मिल रहे हैं, ये 200, 250, 300 की बेच रही है बेवकूफ आदमी। आप सोचिए तो, आपको बोला दुकान बदलनी, दुकान का सामान तो हो उनके पास, सामान भी अलग है। दोस्त, पहली कंपनी हम हिंदुस्तान की बने जो 80 से ज्यादा प्रोडक्ट लेकर लॉन्च हुए। 80 से ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्चिंग टाइम पे हमको। और हिंदुस्तान की आज तक की पहली कंपनी हम हैं, लाइव बोल रहा हूं, हिंदुस्तान की पहली कंपनी है जो हल्दी मिर्च मसाले हम लेकर आए। और हिंदुस्तान की पहली कंपनी है जो 25 रुपए की हल्दी, 10 रुपए का जूना लेके आए। यानी कि एफएमसीजी के अंदर भी रेट सबसे कम रेट वो इंडिया के प्रोडक्ट है। एक कंपनी बता दीजिए मेरे को, एक भी कंपनी जो 10 रुपए का स्क्रबर ये लेके आई। और ये भी क्या साइज, एक बार चेक कर लें, ये साइज मार्केट में नहीं है। 3 बाय 3 इंच का है, ये 5 बाय 5 इंच का साइज है। और ये टूटेगा नहीं, जड़ेगा नहीं। इसके अंदर जो चूना होता है, इसके अंदर जो चूना है, ये ना टूटेगा ना जलेगा, ये ज्यादा चलेगा। जितना आपके हाथ में आएगा तो पता लग जाएगा। 10 रुपए का कौन सी प्रोडक्ट कंपनी लेके आई? लेके क्या आती है? नोनी, स्पाइरुलिना, कैल्शियम लेके क्या आते हैं जो किसी को पता ही नहीं क्या करेंगे, खुद ही नहीं पता उनको ये क्या करते हैं। वो बोलते हैं लाइव, ये कुछ नहीं करते, कितना ही खा लो ये कुछ नहीं करते। फिर खा क्यों ले जब ये कुछ नहीं करते? एक कंपनी के एमडी साहब बोलते थे 8-10 कैप्सूल लेके हाथ पे फाका मारते थे कि कौन कहता है कि 1-2 खाओ, 10-10 खाओ, कुछ नहीं करते। किसने बोल दिया हमारे कैप्सूल हम नहीं खाते? मैं भी खाता हूँ, और डालो। बोला जी बहुत हो गए, बोला नहीं और डालो। 15 कैप्सूल 25 कैप्सूल खा गया एक लीडर कंपनी का, जिसकी खुद की कंपनी थी। बोला इससे कुछ नहीं होता, कितने खाओ। अब बेवकूफ आदमी 1500 रुपए का प्रोडक्ट, कुछ भी खाओ, कितना भी खाओ, कैसे नहीं होगा? सर के दर्द की गोली एक ही खानी है, 2 खा के देख ले, 2 खा के देख ले। लूज मोशन की गोली बस आधी बहुत है तो आधी बहुत है, 1 खा के देख ले। आंखों की दवाई डालने की है तो 1 ड्रॉप है तो 1 ही ड्रॉप है, 4 डाल के देख ले। मिर्च अगर इतनी डालनी तो इतनी डालनी है, मिर्च इतनी डाल के देख। लेकिन उनको पता है इसमें कुछ नहीं होता। हमारे एक दोस्त ने कंपनी खोली भिवानी के अंदर, दिल्ली से, चावड़ी बाजार से, खारी बावड़ी से 45,000 में 55 किलो जड़ी बूटी लेके गया। कितने में? 45,000 में 55 किलो जड़ी बूटी लेके गया। अपने घर की चाकी में पीसकर लेबर रख दी और कैप्सूल भरते रहे। कैप्सूल भर के कैप्सूल एक, रंग अलग, रॉ मटेरियल एक। किसी को नाम दे दिया स्पाइरुलिना का, किसी को मल्टीविटामिन का, किसी को लेडीज का स्पेशल, किसी को जेंट्स का स्पेशल, किसी को पावर प्रोडक्ट बता दिया, किसी को कुछ बता दिया। प्रोडक्ट एक, इंग्रेडिएंट एक। और घर पे ले जाकर डिब्बा अपनी दादी को क्या बोलता, दादी 1 चम्मच सुबह खाना है, पाउडर 1 चम्मच शाम को, अच्छा होता है। लोगों को कैप्सूल बोल रहे हैं, दादी को जो बुजुर्ग 80 साल की, उसको 1-1 चम्मच बोल रहे हैं। तो क्या होगा? उसमें क्या निकले? 2 करेलिया निकले, जो होता है ना जंगल में करेलिया। उसने पूछा जब वो सफाई कर रहे थे कि सर ये भी जड़ी बूटी है क्या कोई? बोला नहीं है, इसको फेंक दो, ये जड़ी बूटी नहीं है। वो आदमी लूट है। 55 किलो में कितने कैप्सूल भरे जाएंगे? सोचो एक बार आप, कितने लाखों कैप्सूल भरे जाएंगे। उनका रेट क्या होगा? 10 रुपए का जुआ ये है स्टील का, 430 ग्रेड का। मार्केट के अंदर 390 है, 410 420 ग्रेड का जुआ आता है। और ये हमारा 430 ग्रेड का है। टूटेगा नहीं, जरेगा नहीं, जंग नहीं लगेगा। बर्तन साफ करने हैं, साइकोलॉजी नहीं है। डेमो दिखाने की जरूरत नहीं है मेरे को। डेमो कौन दिखाता है? जो बिकता ना हो। और डेमो फेक होते हैं, ये भी मैं आपको बताऊं। एक कंपनी का स्क्रब आया कि मैल उतारता है। दोस्तों मैंने सच्चाई का पता किया, वो खुद में ही एक गर्दा, एक मिट्टी है, उस केमिकल है उसके अंदर, एक ट्यूब के अंदर एक कंपनी का, वो खुद रेत है, रेत चाइना का प्रोडक्ट है वो जब आप लगाओगे ऐसे मसलोगे तो रेत हो जाएगा। पता क्या बोलेंगे? देखो कितना मिट्टी उतरी है। मिट्टी वो जो लगाया था वही मिट्टी थी, मिट्टी ही लगाई थी, रगड़ने के बाद वो रेत होती है। क्या बोल दिया? मैल उतार दिया। कितने लोगों के चेहरे खराब कर दिए। लेकिन इसका क्या डेमो दिखाऊं बताओ? बर्तन साफ करके दिखाऊं?
भाई कड़ा हिसाब करके दिखाऊं, क्या दिखाना डेमो? कोई डेमो नहीं 10 रुपए का, मार्केट में 10 का 12 का 15 का आता है, ये है, कोई डेमो नहीं दिखाना। और इसके खरीदने और बेचने से पैसे आने चाहिए, कोई डेमो नहीं होना चाहिए इसका। उसके बाद में ये आप देखिए, ये दिख रहा है वैसा, क्वालिटी दिखती है, सफेद बोतलें होती है लोगों की, मार्केट से कम, किसी भी कंपनी से कंपैरिजन कर लो, एमएलएम में किसी भी कंपनी से कंपैरिजन कर लो। 1 वर्सेस ऑल है हमारा नाम, ओ इंडिया मतलब 1 वर्सेस ऑल इंडिया। एक तरफ हम, एक तरफ ये सारे, ये जो लाइव देख रहे हैं, ये सारे एक तरफ। खुला रेट है, खुला, क्वालिटी से क्वालिटी लड़ेगी, रेट से रेट लड़ेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन से डिस्ट्रीब्यूशन लड़ेगा, और लीडर से लीडर लड़ेंगे। मुकाबला भी तो होगा, जीतेगा कौन मैं बताऊं आपको? जिसने 16 साल धक्के खा रखे, वो जब गुस्सा होगा और सामने वाला 2-3 महीने से कंपनी करना शुरू किया, और जब वो 16 साल वाले को प्लान दिखाएगा, पता क्या कहेगा? तुझे नॉलेज नहीं है, मेरी कंपनी बहुत अच्छा काम करती है, तेरे को क्या पता कि ना मेरा प्लान का 86 लाख का चेक है। वो 16 साल का सुन रहा है, और जब वो उसको कहेगा तेरे को पता नहीं है बिजनेस के बारे में, और जब इसको गुस्सा आएगा, इसके हाथ में चाहे मोबाइल हो, ईंट पत्थर कुछ भी आ जाए, जो इस इंडस्ट्री से दूर हो चुका है, और प्लान दिखा देख लो उसको जाके आप, जो इस इंडस्ट्री से दूर हो गया, छोड़ दो, कोई नहीं रहने दो। छोड़ दो। जो इस इंडस्ट्री से दूर हो गया, प्लान नहीं सुन सकता। मेरे पास कॉल आई हिसार से एक लीडर की, पता क्या बोला? सर मैं गवर्नमेंट टीचर था, एक कंपनी में ज्वाइन हुआ, मोटिवेशन पड़ गया, पॉजिटिव हो गया, मैं गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी। जॉब से क्या होना है? 55,000 60,000 में क्या होता है? 5-6 लाख तो वो कमा रहा है जो अनपढ़ है। मोटिवेशन में आके पीयूसी ले लिया, जॉब छोड़ के धंधा करना शुरू कर दिया, मिसी छोड़ के चलेगी 2 बच्चों को, बहुत मना किया, फीस है नहीं, और ये रियल में सही बात, सच्चाई बता रहा हूँ, उसकी मिसी छोड़ के चली गई उसको। क्यों? बड़ी बड़ी बातें, जेब में कुछ नहीं। मीटिंग देने जाते हैं लीडर, घरवाली से पूछते हैं 100 रुपए हैं क्या सेमिनार में जाना है टिकट के? 100 रुपए दे दे प्लीज मेरी जानू, देखना कितना बड़ा घर होगा, मेरी जान 100 रुपए दे दे, आज दे दे, देखना मैं क्या कर दूंगा। वो बेचारी दे देती है, मायके से लेके आई, उसकी मम्मी पापा ने दिए, जैसे तैसे करके, या वो सूट बेचती है, सूट सिलती है, वो दे देती है। लीडर का तो अगले दिन फिर वही काम है, फिर सेमिनार, फिर टिकट, फिर मीटिंग देने जा रहा है। उसकी टाई और शर्ट यहाँ से फटी मिलेगी लीडरों की, यहाँ से जूतों की तली घिसी मिलेगी लीडरों की, और अगर शर्ट निकलवा ली तो बनियान में 8-10 छेद की तो गारंटी मैं देता हूँ, 8-10 छेद उसकी बनियान में। लीडरों की बात मैं कर रहा हूँ। अगर जूते देखना किसी भी लीडर के, जब वो घर में जाएंगे तो मंदिर में जाओ, जूते पहन के जाने की कोशिश करेंगे, या जोराबे भी निकाल देंगे। पता क्यों? मोजे से तो अंगूठा बाहर मिलता है, या ईडी। बुरे हालात हैं इन लीडरों के। चेक पूछ लेना किसी भी एमएलएम का लीडर आपके पास आ जाए तो, उससे 2 बातें पूछना, सर लीडरशिप गजब आपकी, वो कहेगा थैंक यू सर। देखो टैलेंट तो होता है इन बच्चों में, जो एमएलएम करता है उसके अंदर टैलेंट है। इस बिजनेस की एक ही खूबी एमएलएम की, ये लीडरशिप पैदा करती है, मुस्कुराना सिखा देती है, आंखों में आंख मिला के झूठ बोलना सिखा देती है। ये इस इंडस्ट्री की खूबी है कुछ। उससे पूछो सर आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, कितने सालों से कर रहे हो आप? ज्वाइन तो मैं 2011 में हुआ था, काम करना बस 2-3 साल से शुरू किया। 2-3 साल से जी। कितना कमा लेते हो? बस इनकम मत पूछो, क्या आया, बहुत कुछ हुआ है। ये गाड़ी देख रहे हो ना आप बाहर, इसी से अंदाजा लगा मेरा कितना आ रहा होगा। गाड़ी मेंटेन करना कितना मुश्किल है। गाड़ी पिताजी की है, चाचा की है, 2.5 लाख की पुरानी ली थी या नहीं ली थी, गाड़ी क्यों दिखा रहा है, प्याउट क्यों नहीं दिखा रहा? आप उसको बोलो बात सही सर, प्याउट कितना आया, प्याउट कितना आ रहा है, पता क्या कहेगा? यार मेरे से मत पूछ मैं कितना कमा रहा हूँ, तू बता तेरे को कितना कमाना है, मैं वो बताऊंगा जो तेरे को कमाना है, और ये बता कितने दिन में कमाना है। मैं पूछूंगा भाई साहब मैं तो जब कमाऊंगा तो पहले आप बताओ, जब मेरे को सिखाने वाला कितना कमा रहा है। सही है भाई साहब, बात नहीं है भाई? जब आप नहीं कमा रहे तो मेरे को कैसे सिखा सकते हो कि मैं कितना अमीर बन जाऊंगा? हाथ पकड़ो उसका टाइट, बैठ, क्या दिखा अच्छा मिलेगा। इतना पानी नहीं हो आपको उल्टा बोल सके, इतना पानी है नहीं। पता क्या कहेगा? मेरे बाप मत कर, मेरे को छोड़, मैं जाऊं, मेरे को छोड़, मैं ना करता बिजनेस तरीके का, मत कर ज्वाइन। आपको नहीं, अभी क्या कर रहे थे आप? लाखों रुपए की इनकम कर रहे थे ना, बैठ, इनकम देखा अच्छा महीने।
पता कितनी मिलेगी? 1500, 2000, 5000, 7000, 15000। 15000 का लीटर तो मुश्किल मिलेगा आपको, मुश्किल से मिलेगा दोस्तों। माँ से पैसे मांगते हैं। यूथ टारगेट है आज एमएलएम कंपनियों का। इसलिए मैं मीटिंग में बोलता हूं कि यूथ को बचाना जरूरी है। कारण है उसके पीछे, ना तो आपकी शादी होगी, आत्महत्या करनी पड़ेगी लास्ट में आपको। क्यों? यूथ का एक टारगेट होता है कि मैं कुछ अच्छा काम करूं, मैं कोई प्रेशर का काम ना करूं, मैं कोई छोटा काम ना करूं, मैं कोई मिस्त्री का काम ना करूं। पढ़े लिखे थे ना आप सारे बेरोजगार थे, आप ही टारगेट हो उनका। अनपढ़ भी नहीं है, क्योंकि आपको सही काम करना है, साफ सुथरा काम करना है, इसलिए आप टारगेट हो। आप क्या करोगे? ज्वाइन करने के लिए माँ बाप से पैसे लोगे, छानने के लिए माँ से पैसे लोगे,